Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक नई थ्योरम पढ़ते हैं और वो थ्योरम कौन सी है? मिलर प्रमेय, मिलर थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले की क्लास आपने सारी देख ली होगी और जितनी भी हमने थ्योरम पढ़ी है वो आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी 101% आपके आ गई होगी, है ना। और इसमें 2, 3, 4 थ्योरम और बच रही है, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं हर थ्योरम के, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल ना छूटे। वैसे तो जो भी मैंने कराया उसमें से 100% आपको एज इट इज़ मिल जाएगा एग्ज़ाम में, है ना। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू चेंज होती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएगा 100%। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आज की जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, कौन सी? मिलर थ्योरम या मिलर प्रमेय। ठीक है, ये क्या होती है? देखो, आप पहले कोई भी थ्योरम होती है ना, उसका एक स्टेटमेंट्स होता है, कथन होता है कि वो क्या कह रही है, और उसी को हमें क्या करना होता है? समझना होता है, उसको प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ में हम उसकी क्या करते रहेंगे? व्युत्पत्ति करते रहेंगे। तो क्या देखते हैं हम? इसका कथन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं और इसकी हम क्या करेंगे? व्युत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसका प्रूव करेंगे हम इसको, है ना। ठीक है, जो भी ये कहेगा ना उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, मिलर प्रमेय जो होती है, मिलर थ्योरम जो होती है, वो क्या कहती है कि किसी चतुर टर्मिनल जाल, किसी चतुर टर्मिनल जाल, चतुर टर्मिनल जाल, चतुर टर्मिनल जाल मैंने आपको बताया था क्या होता है? 4 टर्मिनल नेटवर्क, जिसमें कितने टर्मिनल हो? 4 टर्मिनल हो, वो क्या कहलाता है? चतुर टर्मिनल जाल। तो देखो, साथ में हम करते भी जा रहे हैं जिससे इजी हो जाए हमारे पास, है ना। तो देखो, ये हमारे पास क्या बना लेते हैं हम? एक चतुर टर्मिनल जाल बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया? एक चतुर टर्मिनल जाल। कितने टर्मिनल होंगे? 2 तो इस साइड होंगे और 2 इस साइड होंगे। ये हमने बना दिया। क्लियर है ये वाली बात? अब आगे सुनो, इसको कौन सा बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इनपुट साइड, यानी कि क्या? निवेशी साइड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मैंने अब तो आपके रट गया होगा, बार बार बोलता हूँ मैं इसलिए। आउटपुट साइड या फिर हमारे पास क्या होती है? निर्गत साइड होती है। क्या कर रहे हैं हम? प्रूफ कर रहे हैं किसका प्रूफ करेंगे? मिलर्स थ्योरम का ना। तो इनपुट है और ये कौन सी साइड? आउटपुट है। इस साइड हमने वोल्टता या वोल्टेज सोर्स लगा रखा है V1, जैसे 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। और यहाँ पर हम लगाते हैं क्या? V2। ये कौन सी साइड होती है? निवेशी होती है, इनपुट। जैसे मैंने यहाँ पर कितना वोल्ट दिया? 10 वोल्ट दिया इनपुट। यहाँ मेरे को मिल गया कितना? 20 वोल्ट मिल गया। ये क्या हो गया? हमारे पास आउटपुट हो गया। कुछ हम यहाँ से इनपुट कराएंगे, निवेश कराएंगे, और यहाँ जो मिलता है वो क्या होता है? हमारे पास आउटपुट होता है। क्लियर है ये वाली बात? तो किसी चतुर टर्मिनल जाल
उसकी कंडीशन क्या है, देखो, जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, वोल्टता प्रवर्धन गुणांक क्या होता है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। इसे हम वोल्टेज गेन भी बोलते हैं। वोल्टेज गेन या वोल्टता प्रवर्धन गुणांक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है, A इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या होता है, V1 होता है। यानी निर्गत की जो वोल्टता होती है, आउटपुट की जो वोल्टता होती है, उसमें हम किससे डिवाइड कर देते हैं, इनपुट की वोल्टता से डिवाइड करते हैं। तो ये जो A होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, A को क्या बोलते हैं हम, वोल्टता प्रवर्धन गुणांक बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी होता है वोल्टता लाभ। वोल्टता लाभ, वोल्टता लाभ मतलब वोल्टेज गेन, ठीक है। धारा का क्या होता है, धारा का अनुपात। तो V2 अपॉन V1, इस चतुर टर्मिनल जाल का जो वोल्टता प्रवर्धन गुणांक होता है ना, वो क्या होता है, V2 अपॉन V1 होता है। अब आप कहोगे सर ये वोल्टता प्रवर्धन गुणांक होता क्या है। अब देखो ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने बोला A इज इक्वल टू क्या होता है, V2 अपॉन V1 होता है, निर्गत की वोल्टता बटे निवेशी की वोल्टता। तो देखो निर्गत की वोल्टता V2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो A इंटू क्या, V1। आई या नहीं आई, आ गई। अब देखो मान लो आपके पास A की V2 है, मैंने बोला यहाँ V1 मैंने कितना वोल्ट दिया, 10 वोल्ट, और यहाँ कितना मिल गया, 20 वोल्ट। मिला या नहीं मिला। तो देखो यहाँ V2 की वैल्यू मैंने रखी 20, V1 की रखी कितनी, 10, 2 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। देखो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब हमने इनपुट 10 वोल्ट किया, निवेशी 10 वोल्ट किया, तो निर्गत कितना मिला, 20 वोल्ट मिला। तो V2 अपॉन V1 किया तो A की वैल्यू 2। अब देखो V2 की वैल्यू क्या बताई गया, A कितना, 2 इंटू V1 कितना है हमारे पास, देखो 10। तो इससे क्या पता लग रहा है, V2 कितना आ गया, 20 आ गया। यानी A क्या बता रहा है कि जो हमारे पास इनपुट है ना, जो हमारे पास इनपुट है, निवेशी है, वो कितना हो गया, दुगना हो गया, और दुगना मिला है हमें आउटपुट में, निर्गत में दुगना मिला है। तो वोल्टता प्रवर्धन गुणांक यही बताता है कि निवेशी का निर्गत में कितना गुना मिलता है। जैसे इनपुट 5 वोल्ट किया हमने और आउटपुट मिल रहा है 20 वोल्ट, तो कितना गुना हो गया, 4। तो वोल्टता प्रवर्धन गुणांक कितना हो गया, A बराबर 4। क्लियर है ये वाली बात। तो वोल्टता प्रवर्धन गुणांक क्या होता है, वोल्टता लाभ क्या होता है, A इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होता है। के ऐसे जाल में क्या करते हैं, के, अब ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, के निवेशी व निर्गम पोर्ट, निवेशी व निर्गम पोर्ट के मध्य प्रतिबाधा, के मध्य प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस क्या है, Z है। यानी इनपुट, अब मैं इसे हटा देता हूं 10 और 20 को, इनपुट और आउटपुट के बीच में ये होता है इनपुट पोर्ट, यानी द्वारक, निवेशी द्वारक बोलते हैं इसे बोलते हैं निवेशी द्वारक, और इसे निर्गत द्वारक। ये बोलता है निवेशी व निर्गम पोर्ट के मध्य कोई प्रतिबाधा क्या है, Z है। ठीक है भाई, लगा देते हैं जैसे बोल रहा है वो हमें। ये हमने, ये निवेशी है ना, ये इनपुट है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। यहाँ से हमने क्या लिया, एक तार लिया, यहाँ से हम क्या लेते हैं, एक तार लेते हैं,
और इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन दोनों के बीच में एक मैंने क्या लगा दिया, इम्पीडेंस लगा दिया, प्रतिबाधा लगा दी, एक प्रतिरोध लगा दिया। जैसे हमने लगा दिया तो हमने क्या लगा दिया, एक इम्पीडेंस लगा दिया के मध्य प्रतिबाधा Z है। देखो जो जो स्टेटमेंट बोला है ना मैंने कर लिया, चतुर्थ टर्मिनल जाल ले लिया जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक ये मान लिया कि निवेशी व निर्गम टर्मिनल के मध्य प्रतिबाधा Z है, ये तो बोल दिया इसने, ये चीज होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो ये कहता है तो यह प्रतिबाधा, ये जो Z है, तो यह प्रतिबाधा, ये जो इम्पीडेंस है ना Z, निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा Z अपॉन 1 माइनस A, निवेशी प्रतिबाधा Z अपॉन 1 माइनस A तथा निर्गम प्रतिबाधा, तथा निर्गम प्रतिबाधा, और वो क्या, AZ अपॉन A माइनस 1 के तुल्य होती है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, AZ A इंटू Z अपॉन A माइनस 1 के क्या होती है, तुल्य होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मीन्स है कि ये जो Z प्रतिबाधा है ना, ये निवेशी साइड में तो इतनी प्रतिबाधा Z अपॉन 1 माइनस ए उत्पन्न कर देती है, और निर्गम साइड में ये कितनी प्रतिबाधा उत्पन्न कर देती है, AZ अपॉन A माइनस 1। यानी ये जो Z है ना, इम्पीडेंस Z प्रतिबाधा है, ये निवेश में कितनी प्रतिबाधा क्रिएट कर देगी, उत्पन्न कर देगी, Z अपॉन 1 माइनस A, और इस साइड कितनी प्रतिबाधा कर देगा ये Z, AZ अपॉन A माइनस 1। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई इतनी प्रतिबाधा तो ये निवेशी में उत्पन्न कर दे इनपुट में, और इतनी जो प्रतिबाधा है वो किस में कर दे उत्पन्न, आउटपुट में कर दे। तो अब देखो कैसे करते हैं इसको, बहुत सरल है और पूछा जाता है ये। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप यहां देखना ध्यान से कि देखो ये वोल्टता कितनी है, V1 है, इसके कारण करंट फ्लो होगी। मैं ऐसा मान रहा हूं इस वोल्टता, ये V1 वोल्टता है, यहाँ पर ये समांतर क्रम बन रहा है, ध्यान रखना। ये वोल्टता कितनी है, V1 यहाँ जा रही है, यहाँ लिख देता हूं मैं V1 है। इस V1 के कारण ऊपर जो करंट जा रही है ना, वो मैं मान लेता हूं क्या, I1। अब ये करंट ऐसे जाएगी, लेकिन जब चतुर्थ टर्मिनल जाल में हम यहाँ पर वोल्टता लगाते हैं ना, तो यहाँ वोल्टता कितनी मान लेते हैं हम, देखो ये V2 यहाँ आ रही है, V2। अब करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस साइड से देखेंगे ना, तो ये कहाँ जाती हुई नजर आएगी, इन साइड, अंदर की ओर। वास्तव में I1 और I2 जो है ना, वो एक दूसरे के विपरीत ही तो धारा है। I1 तो उस साइड है, I2 इस साइड है ना। जब V1 लो ना आप यहाँ पर, तो करंट मान लो I1 ऐसे फ्लो होगी, जब V2 लोगे तो ये करंट मान लो I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, AZ अपॉन A माइनस के तुल्य होती है, यही मिलर प्रभाव है, यही क्या होगा, मिलर प्रभाव होगा। तो देखते हैं हम मिलर प्रभाव को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कौन सी साइड, निवेशी की साइड। तो देखो व्युत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, निवेशी साइड की बात करता हूँ, निवेशी की बात कर रहा हूँ, इनपुट की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ से देखेंगे हम क्या करते हैं, हम V1 से Z की ओर, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा देखते हैं, प्रवाहित होने वाली धारा देखते हैं, करंट देखते हैं।
V1 से कौन सी करंट जा रही है, I1 जा रही है। अभी I2 को भूल जाओ जब यहाँ देख रहे हो। अब देखो ये V1 है, ऐसे करंट गई, इसमें से पास हुई और यहाँ आ गई। अब करंट यहाँ से चल रही है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट होगा, जैसे 10 वोल्ट, यहाँ कितना होगा 2 वोल्ट, तभी तो करंट अधिक वोल्टता से कहाँ की तरफ जाएगी, कम वोल्टता की तरफ जाएगी। क्लियर है। तो V1 ज़्यादा होगा, जहाँ से करंट निकलती है वहाँ विभव ज़्यादा होता है, दूसरे बिंदु पर विभव कम होता है, वोल्टता क्या होती है, कम होती है। तो I1 की वैल्यू मैंने आपको नोड विश्लेषण में पढ़ाया था। I1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, तो यहाँ I बराबर से क्या कहता है ओम्स लॉ, I बराबर होता है V/R। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ वोल्टता कितनी है V1, यहाँ V2, कौन ज़्यादा होगी V1 और कौन कम होगी V2। अंतर निकालते हैं, V1 माइनस V2 अपॉन, और R की जगह क्या है Z है। क्लियर है ये बात। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो आपको पहले पता होना चाहिए प्रतिबाधा क्या होती है। मैंने आपको पहले की क्लास में बता दिया था, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस जो होता है ना हमारे पास, वो Z इज इक्वल टू होता है क्या, V/I, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। क्लियर है, वोल्टेज और करंट का क्या होता है, रेशियो होता है। अब देखो, क्योंकि हमारे पास A इज इक्वल टू क्या होता है V2/V1, तो V2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A इंटू V1, इसलिए I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसमें रखो V1 तो है ही, V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या होगी, A इंटू V1 अपॉन क्या Z। I1 इज इक्वल टू V1, इसमें से कॉमन ले लिया, V1 कॉमन आ गया, क्या बनेगा 1 माइनस A अपॉन क्या Z। क्लियर है ये वाली बात। V1 को मैं इधर ले आया, I1 अपॉन क्या V1 इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन Z। V1 इधर आ जाएगा ना नीचे, उल्टा कर देते हैं हम इसे, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन Z। अब देखो V अपॉन I क्या होता है, प्रतिबाधा इम्पीडेंस होता है, और 1 क्या बता रहा है, 1 ये बता रहा है। देखो यहाँ साइड में 1, करंट भी 1, ये साइड कौन सी साइड होती है, निवेशी। V अपॉन I तो क्या बताता है, प्रतिबाधा, और 1 क्या बताता है, निवेशी। तो V1 अपॉन I1 क्या होता है, Z इन लिख देते हैं। Z इन का मतलब ये किसको व्यक्त कर रहा है, निवेशी प्रतिबाधा को व्यक्त कर रहा है। और Z इन की जो वैल्यू होती है V1 अपॉन I1, इसको भी हमें देखो I1 अपॉन V1 किया था, उल्टा कर दिया ना, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा, Z अपॉन 1 माइनस क्या A। तो क्या आएगा, देखो V1 अपॉन I1 का 1, Z इंटू Z अपॉन 1 माइनस A आ जाएगा। ये देखो निवेशी प्रतिबाधा ये आई या नहीं आई, निवेशी प्रतिबाधा कितनी उत्पन्न हो जाती है, Z अपॉन 1 माइनस A उत्पन्न हो जाती है। एक काम तो हमारा हो गया पूरा। अब दूसरा सेकंड काम क्या है कि ये बोलता है कि निर्गम प्रतिबाधा भाई इतनी होती है Z अपॉन A माइनस 1, ये भी निकाल लेते हैं। अब दूसरी साइड से देखना है, कौन सी साइड से, दूसरी साइड से। अब देखो V2 से Z की ओर क्या प्रवाहित होने वाली क्या धारा या करंट, V2 से कौन सी करंट से फ्लो हो रही है, I2। अब I1 भूल जाओ इस साइड, है ना, V2 से ये करंट जा रही है I2 और इधर आएगी V1 वाले पॉइंट पर। अब बताओ V2 ज़्यादा होगा या V1 ज़्यादा होगा, भाई V2 से चल रही है तो V2 ज़्यादा होगा, किससे, V1 से। तो बताओ I2 की वैल्यू क्या होगी, अब I2 की वैल्यू होगी V2 माइनस V1 अपॉन क्या Z।
ठीक है, यहाँ V2 है, ये V1 है, करंट ऐसे गई, I2 मानिए अब हमने ऐसे आ रही है, तो V2 ज़्यादा होगा, V1 कम। इन दोनों के बीच में पहले आप डिफरेंस देखो, क्योंकि दो बिंदु पर अलग अलग बोलता है, तो V2 माइनस V1 अपॉन Z आ जाएगा। अब A इज इक्वल टू क्या होता है, V2 अपॉन V1। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, V1 की। क्या आएगी V1 की वैल्यू, V2 अपॉन A। तो क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 इज इक्वल टू V2 माइनस V2 अपॉन A। V1 की वैल्यू V2 अपॉन A डिवाइडेड बाय क्या, Z। अब I2 इज इक्वल टू V2 मैंने क्या ले लिया कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन A अपॉन क्या, Z। इजी है ना कैलकुलेशन। तो अब I2 V2 इधर आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू ऊपर वाले पद में हम क्या करते हैं, देखो ये 1 अपॉन Z तो हम यहाँ लिख लेते हैं, V2 तो इधर आ जाएगा ना, 1 अपॉन Z इधर लिख लिया। इसमें हमने एलसीएम ले लिया कितना, A, तो ये बनेगा A माइनस 1 बन जाएगा। अब इसको हम एक बार क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, V2 अपॉन इन्वर्स कर देते हैं, V2 अपॉन I2 उल्टा कर देंगे ऐसे है ना। तो Z कहाँ, Z और A कहाँ चला जाएगा, ऊपर, A इंटू Z अपॉन क्या, A माइनस 1। अब V अपॉन I क्या होता है, Z होता है, V अपॉन I Z, इनका मतलब होता है इनपुट है ना। V अपॉन I क्या होता है, Z। अब 2 क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है ये साइड भैया कौन सी है, आउटपुट है। आउटपुट को किससे व्यक्त करते हैं, O से। तो ZO क्या है हमारे पास, निर्गम प्रतिबाधा है, आउटपुट इम्पीडेंस है। Z0 क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस है। और Z0 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, AZ अपॉन A माइनस 1 आई है। यही हमारे पास कौन सी थ्योरम है, मिलर थ्योरम है। ठीक है, यही कौन सी है, मिलर थ्योरम है। ठीक है, ये 2 साल पहले आई थी, अब की बार एग्जाम में हो सकता है आपको मिल जाए, इजी है मिलर थ्योरम। ठीक है, और आगे जब हम 3rd यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलर इफेक्ट हमारे पास काम में आएगा, वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो निवेशी प्रतिबाधा कितनी होनी चाहिए, Z अपॉन 1 माइनस A, भाई ये Z अपॉन 1 माइनस A निकाल दिया। और निर्गम प्रतिबाधा कितनी होनी चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, AZ अपॉन A माइनस 1। तो ये देखो AZ अपॉन A माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिलर थ्योरम को क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, बाकी इसको भी एज इट इज़ आपको रजिस्टर में नोट कर लेना है। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बस आपको और पढ़ना है, गारंटी देता हूँ एक बार में ही याद हो जाएगी। ठीक है, डेली थोड़ा पढ़ो, आध घंटे पढ़ो, पौन घंटे पढ़ो, हो गया काम फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स बहुत सरल हो जाएगी, सरल तो है और सरल हो जाएगी, है ना। बस जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट को आप एक एक करके अच्छे से सुनो, क्योंकि ये जो बुक है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये अगर आप फिजिक्स से एमएससी करते हो तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको दोबारे से पढ़ने को मिलेंगी। और एक बार यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया तो दोबारे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते ही याद आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।